ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा रिटायर्ड लद्दाख यूनियन टेरिटरी के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। इस बीच आर.के. माथुर का इस्तीफा सदर जमहूरिया ने मंजूर कर लिया है। राजनिवास लद्दाख ने एलजी आर.के. माथुर और फर्स्ट लेडी पूनम माथुर के एजाज में अलविदाई तकरीब का आयोजन किया। आर.के. माथुर लद्दाख के पहले एलजी हैं और उन्होंने बतौर एलजी 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस अवसर पर काफी जज्बाती मनाजिर देखे गए। उधर चेयरमैन हिल काउंसिल ताशी ग्यालसन ने नए एलजी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने आर.के. माथुर को भी अलविदा कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए एलजी की क़यादत में हिल काउंसिल लद्दाख की तरक्की के लिए काम करती रहेगी। सीसी ने सुबुकदोश होने वाले एलजी आर.के. माथुर का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने एलजी माथुर को उनके मुस्तकबिल और अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आज सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ड्रोन गिरकर तबाह हो गया है। ये ड्रोन मामूल की मशक का हिस्सा था। इस हादसे की वजह से एहतियाती इकदाम के तौर पर लेह हवाई अड्डे से तमाम सिविलियन परवाजों को कुछ वक्त के लिए रोक देना पड़ा था। ताहम बाद में इन फजाई खिदमात को बहाल कर दिया गया। लद्दाख में हज 2023 के लिए ऑनलाइन दरखास्त के अमल के ऐलान के साथ ही हज कमेटी लद्दाख ने पहली बार अपना अमल शुरू किया। चेयरमैन हज कमेटी लद्दाख मोहम्मद अली मजाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमेटी ने डीसी ऑफिस करगिल और लेह में एक हज सेल खोलने के साथ अपना अमल शुरू कर दिया है। मजाज ने कहा कि हुकूमत लद्दाख के लोगों की सहूलत के लिए जल्द अज जल्द हज हाउस खोलने की पाबंद है। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की कि वो ऑनलाइन फॉर्म भरें ताकि ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिशमंद अफराद हुकूमत हिंद की हज पॉलिसी से इस्तिफादा कर सके। मजाज ने मजीद कहा कि लद्दाख के आजमीन का खसूसी ख्याल रखा जाएगा और खसूसी मुराद और सहूलियात भी होंगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया शोसना ऑनलाइन हजी रजिस्ट्रेशन 2024 से फिला पोर्टल बेसिन या लिहाजा दे फिला ngata ऑनलाइन गा ngata साइबर कैफ चिक ngati कंप्यूटर सेंटर सा का इंटरनेट फैसिलिटीज हो जो या दे का ngata ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन बांग चेंजू और यम्बो देना वेबसाइट भी का ngata hajcommittee.gov.in का हज ngati 2023 पॉलिसी हो जो और ngata 2023 गाइडलाइंस पौ देना ngata साइट भी कयो इंशाल्लाह ताला दे हमत ngata पूरा लद्दाख से मिमास खास कर ngata मुस्लिम कम्युनिटी गार जुक से ना डिफरेंट पो खास कर ngata थकरिंग सी जंस्कार जरे ngata नुब्रा बोगदां तुर्तुक जरे थकरिंग सेरियान ले डिस्ट्रिक्ट इन चाहे करगिल डिस्ट्रिक्ट दराजिन या गारिन नंग डिफरेंट पो ngata मिमा सप अप्रोच से और ख्वाहिशमंद हजरत गांव ngata काकाफोनो अता मिमो या ngata अमसिमो सु स्क्यूट पी तमन्ना योजना देचिगे हजाज हजी फिला या गोंदे नफला ngata मार्शिल जी चू सपा दि पोर्टल पो बेसोल्यूशन दे सपा गाना ngata दी फॉर्म पो स्कंगन चेंजो और यम्बो या ngati गोंदे प्रेस रिलीज स्ट्रोलिका सोशल मीडिया नंग ngata इंटरनेट ना बाकी ग्रुप संगा न यो जो ची प्रॉब्लम शिक्षा न चाहे ngata ले डिस्ट्रिक्ट या इंडो चाहे करगिल डिस्ट्रिक्ट या इंडो ngati ऑनरेबल मेंबर सुननेंबो कांटेक्ट चेंजू और ले डिस्ट्रिक्ट या नुक ngata ले डीसी ऑफिस या नुक ngata हज से अलग यो जो ngata सीनियर असिस्टेंट जनाब गुलाम हैदर साहब ना बाकी ngati स्टाफ यो जो और ले ngati मेंबर का नजीर साहब यो और ngati ऑनरेबल काउंसिलर मिर्जा साहब ngati ऑनरेबल मेंबर इन जो खोन जुक्सो दनाना चोक्सला कारगिलला ngata ऑनरेबल फॉर्मर इसी अली चंदन साहब मेंबर जुक्सिन जो खोना कांटेक्ट जोगन चिंजू यम्बो ngata फॉर्मर ngata अर्बन लोकल बॉडी से प्रेसिडेंट जहीर बाबर साहब जो खोन ngati हज कमेटी मेंबर इन दनाना चोक्सला डीसी ऑफिस कारगिल यानो ngata हज सेल्फेस यो जो। बेंगलुरु में यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया
2023 के 14वें एडिशन का आयोजन किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों इसका इनॉग्रेशन हुआ। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एरो इंडिया 2023 पर एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि एरो इंडिया का ये इवेंट हिंदुस्तान की बढ़ती हुई सलाहियत की एक मिसाल है। इसमें दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक की मौजूदगी जाहिर करती है कि हिंदुस्तान पर दुनिया का एतमाद कितना बढ़ गया है। 14वें एरो इंडिया शो में कई जेट तैयारों ने उड़ान भरी। इस एयर शो में हिंदुस्तान की तरक्की और इसके दिफाई सलाहियतों को भी जाहिर किया गया। तो आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर खिताब भी किया और इस बात को दोहराया कि कितना दुनिया का हिंदुस्तान पर एतमाद बढ़ गया है। इस शो में दिफाई सलाहियत जो मुल्क की है उसको पेश किया गया। ये इवेंट बेंगलुरु में यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। एरो इंडिया 2023 के 14वें एडिशन का ये आयोजन किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों इसका इनॉग्रेशन हुआ और आपको बता दें कि इसके साथ ही पीएम मोदी ने एरो इंडिया 2023 पर एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। अपने खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एरो इंडिया का ये इवेंट हिंदुस्तान की बढ़ती हुई सलाहियत की एक मिसाल है। इसमें दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक की मौजूदगी जाहिर करती है कि हिंदुस्तान पर दुनिया का एतमाद कितना बढ़ गया है। 100 ममालिक ने इस इवेंट में शिरकत की है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है पूरी दुनिया को कि इंडिया क्या पोजीशन रखता है ग्लोबली, इंटरनेशनली इंडिया किस रोल में है। वो रिप्रेजेंट करता है इस इवेंट में जो तमाम तरह 100 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स ने शिरकत की है, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी का जिक्र वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में भी किया। जो एड्रेस उन्होंने किया उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। 14वें एरो इंडिया शो पर कई जेट तैयारों ने उड़ान भरी। इस एयर शो में हिंदुस्तान की तरक्की और इसकी दिफाई सलाहियतों को, जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है, उनको जाहिर किया गया अपने जेट तैयारों के जरिए। मैं एरो इंडिया के रोमांचक पलों का गवाह बन रहे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमईज भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। साथियों, यहां एरो इंडिया के साथ ही डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव और सीईओज राउंड टेबल, इसका भी आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों की सहभागिता, सीईओज की ये सक्रिय भागीदारी एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की पैसिव सोलर बिल्डिंग टेक्निक लद्दाख में सख्त सर्दियों के महीनों के मसाइल को हल करती नजर आ रही है। लद्दाख में दस्तयाब वाफर शमसी तवन्नाई का इस्तेमाल करते हुए हियाल ने अपने पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को मिट्टी और ईंटों से तामीर किया ताकि कमरों को गर्म करने के लिए शमसी तवन्नाई को हासिल किया जा सके। इस तरह किसी भी हरारती आलात, मिट्टी का तेल और लकड़ी इस्तेमाल किए बगैर हियाल अपने कमरे के दर्जे हरारत को इस वक्त भी 15 से 18 डिग्री तक बरकरार रखने के काबिल है, जब बाहर का दर्जे हरारत -20 से 25 डिग्री होता है। न्यूज 18 लद्दाख के साथ बात करते हुए हियाल के फाउंडर इंजीनियर सोनम वांगचुक ने कहा कि सोलराइज्ड इमारत लद्दाख के लिए बेहतरीन है और हर किसी को इसके लिए जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तदाई तौर पर शमसी तवन्नाई से चलने वाली इमारत की लागत ज्यादा है क्योंकि सूरज की तवन्नाई को हासिल करने के लिए डबल मौसल दीवारें तामीर की जाएंगी, लेकिन 2 से 3 साल के अंदर लागत ठीक हो जाती है क्योंकि सोलराइज्ड इमारत हरारती अखराजात को बचाती है। उन्होंने मजीद कहा कि सीमेंट और सरिया के इस्तेमाल से इमारत की तामीर दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाने वाला मवाद है। दूसरी तरफ मिट्टी और ईंटों का मवाद दोबारा काबिल इस्तेमाल है और माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप देखिए ये रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। के लिए हमारे साथ नेक्सस से अवॉर्डी सोनम वांगचुक जी है। सर इंजीनियर सोनम वांगचुक, और सोनम वांगचुक इंट्रोडक्शन की वजह से तो आवश्यकता नहीं है, ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी बहुत तरीके के सम्मान ले चुके हैं। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, लद्दाख में जब सर्दी आते हैं तो लोग सोचते हैं कि मतलब गर्म को किससे गर्म से गर्म किया जाए, तो अभी हम इस वक्त जो हायल जो संस्था है उसकी एक VIP गेस्ट हाउस के अंदर है, तो टेम्परेचर काफ़ी गर्मी वाला महसूस हो रहा है। तो बताइए सब के बारे में कि कैसे आपने इसको। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमें हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तकनीक लगाएं, इस सीख को सीखना होगा। इसीलिए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स ऐसा अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वैकल्पिक विश्वविद्यालय, जहां पर हम ऐसा अध्ययन कर सके, स्टडी कर सकें और अप्लाई कर सकें। तो उस मुताबिक लद्दाख में कैसी तरक्की होनी चाहिए, बिल्डिंग्स का हो, खेती का हो, पानी का हो, तो उस पे हम ध्यान देते हैं। अभी जो आप कह रहे हैं बिल्डिंग की बात करें तो लद्दाख की कमी यह है कि यहाँ बहुत ठंड रहती है, तो अगर हम नकल लें इसके लिए जम्मू या दिल्ली से बिल्डिंग्स का तो गलत होगा। वहां गर्मी से बचने के लिए बिल्डिंग बनाए जाते हैं और यही होता रहा है। हमने नकल की दिल्ली और जम्मू की, और यहाँ फिर रहने लायक नहीं बनता है, रहता है मकान। सारी उम्र की कमाई डालकर बिल्डिंग बनाते हैं, फिर सर्दियों में गोवा और मुंबई जाना पड़ता है। तो ये जो बिल्डिंग जहां पर आप हैं वो हमारे और मकानों की तरह पहली बात तो मिट्टी से बना है, मिट्टी यहीं के मिट्टी, कहीं से सीमेंट की तरह लाना नहीं पड़ता है। उसके बाद उसमें ऐसे साइंस का इस्तेमाल किया है कि वो धूप की गर्मी से, शमसी तवानाई से खुद गर्म हो जाए और हमें कोई तेल या लकड़ी जलाना ना पड़े, जिससे कि आलूदगी फैलती है, प्रदूषण होता है, ये सब। तो इसमें धूप को पकड़ने का है दिन में, और जब जब धूप रहे, और वो धूप दिन में तो हर कोई गर्म रह सकता है, रात को कैसे रहें ये मुश्किलात होती है। तो तरीका ये है कि दिन की गर्मी को ऐसे जज्ब करें, पकड़ें कि वो रात को भी हमें मिले, दस्तयाब हो। तो इन सोलर हाउसेज में, जिनको पैसिव सोलर हीटिंग भी बोलते हैं, पैसिव इसलिए कि इसमें कोई मशीन नहीं है, कोई पंखे नहीं है, कोई बिजली नहीं जाता है आपको ये चलाने के लिए, सब कुदरती है। कुदरती हवा के मूवमेंट, हिलने से ये गर्म रहता है। तो जब अभी -15 से -20 है, तो इस मकान में और सारे हमारे मकानों में 18 से 25 प्लस में रहता है, सिर्फ धूप का सहारा लेते हुए, कुछ भी हम जलाते नहीं हैं। तो ये हुई दूसरी बात। पहला कि हम मिट्टी से बना रहे हैं, दूसरा हम धूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों हो, मिट्टी सबको दस्तयाब है मुफ्त में अपने पैरों के नीचे, धूप सबको दस्तयाब है अपने सिर के ऊपर, ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसके पास मिट्टी या धूप नहीं हो, तो हर कोई खुशी से घर में रह सकता है। सर, दूसरी अच्छी बात ये है कि जो ये मटेरियल दोबारा रीयूज भी कर सकता है और ये लद्दाख में ही मिला जाता है, क्योंकि अगर
सीमेंट का बिल्डिंग बनाना तो सीमेंट सरिया के लिए हम रोड खोलने का वेट करना पड़ता है, फिर उनके मतलब प्रोक्योरमेंट के बहुत समस्या रहते हैं। बिल्कुल, आपको ये मैं बताऊं, सीमेंट और सरिया न सिर्फ यहाँ नहीं है अवेलेबल, बल्कि ये दुनिया के सबसे पोल्यूटिंग, सबसे आलूदगी, धुआं फैलाने वाले इंडस्ट्रीज में हैं, सीमेंट और स्टील। तो एक तरह से हम गुनहगार हो रहे हैं। हमारे मकान के वजह से हम तो शायद खुश रहें, वो भी नहीं रहते हैं, मगर सारे दुनिया के लोग, पशु पक्षी दुखी होंगे क्योंकि वो सांस नहीं ले पाएंगे, उनका पानी का ग्लेशियर खत्म हो जाएगा। तो एक तो ये है कि अपने पैरों तले के मिट्टी से, और ये मिट्टी हमारे बाप दादाओं का तकनीक है, कुछ हमने नया नहीं किया इसमें। वही जो पुराने, जिसको हम नकार देते थे, पुराने बैकवर्ड पिछड़ा समझ के, उसी को मॉडर्नाइज किया। और मैं आपको ये बताऊं मरूप साहब कि आज दुनिया में लोग, जहां तरक्की हुई है, तरक्की याफ्ता देशों में सीमेंट से इतने तंग आ गए हैं कि वो अब उन्हें, जिनके पास पैसा होता है वो सीमेंट का घर नहीं बनाते हैं, वो सीमेंट के घर को गरीबों का घर समझते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो मिट्टी का घर बनाते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। मैं अमेरिका में था, कैलिफोर्निया में, और जहां पर इस मिट्टी के घर बनाने के एक उस्ताद, गुरु थे जो दुनिया भर में माने जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैंने सुना है अमेरिका में सिर्फ अमीर ही इसको अफोर्ड कर पाते हैं, मिट्टी के घरों को। तो उन्होंने कहा आपने गलत सुना है, अमीर इसे नहीं अफोर्ड करते हैं, सुपर रिच, अमीरों के अमीर ही अफोर्ड करते हैं। इसलिए ये एक स्टेटस सिंबल है मिट्टी के घर अमेरिका में। तो हम यही शक्ल यहां लद्दाख में भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मिट्टी के घरों को मामूली ना समझे, ये सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन है। आप इसको ढंग से कीजिए। आप अगर मिट्टी को ऐसे टूटे फूटे तरीके से करेंगे तो उसका इज्जत वही रह जाएगा। आप इसको दुनिया के स्तर का करें। यहां पर बहुत मेरे दोस्त आते हैं यूरोप से, स्विट्जरलैंड से, वो यहां आकर कहते हैं काश ऐसा घर मेरे पास यूरोप में होता। तो उस सतह पर करने की जरूरत है। और ये जो वीआईपी गेस्ट हाउस है, इसका मकसद ही यही है कि यहाँ के जो होटल बनाने जा रहे हैं लोग, या गेस्ट हाउस या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, वो ये देखें कि मिट्टी का होते हुए भी, सोलर हीटेड होते हुए भी आलीशान और जदीद तरीन, मॉडर्न एंड स्प्लेंडिड ये हो सकते हैं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अंदर थोड़ा घर भी दिखा दे, साथ ही साथ बाहर जाके हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं। और ये इस नजरिए से कि जो लद्दाख में या फिर ऐसे ठंडे इलाकों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में भी, जहां जहां लोगों की दिलचस्पी हो, वो भी अपने मिट्टी से, अपने धूप से अपना घर गर्म कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने ले चलता हूं। तो मैं बता रहा था कि मिट्टी का हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिछड़ा दिखे, गंदा दिखे। तो ये कमरा पूरा कच्चे मिट्टी का बना हुआ है, और ऐसे हमने इसको पेश किया है कि जैसे कोई होटल का कमरा हो तो कैसा हो सकता है। अपने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, रिवायती तरीके से अगर हम इसे बनाएं, और इसकी खिड़कियों से धूप आता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे गर्मी हम जज्ब करते हैं। तो इस तरफ अटैच्ड बाथरूम भी है। तो ये सब चीजें, मॉडर्न फैसिलिटीज हो सकती हैं एक ट्रेडिशनल अर्थ बिल्डिंग में भी। ये बिल्डिंग का समर में कैसा रहता है इसका? पहले तो ये मैं बताऊं कि पूरे सर्दियों में पानी जमने का तो कोई इश्यू ही नहीं होता है। पानी बराबर चलता रहता है। हर चीज, मतलब गर्मियों में जैसा है वैसे ही चलता है। एक बार आप अंदर आ जाएं तो, सर्दी है तो बाहर है, अंदर दिल्ली से ज्यादा गर्म है। गर्मियों की बात करें तो ये बिल्डिंग्स, इनका डिजाइन इस तरह से है कि गर्मियों में ये कम गर्म हो। तो किसी और बिल्डिंग से आप अगर तुलना करें तो सर्दियों में वो उससे ज्यादा गर्म होगा, और गर्मियों में वो उससे ज्यादा शीतल या सर्द होगी। तो जो सोलर हीटेड मकान होते हैं, उनका राज या उनका दिल है ये दीवार, जो कि साउथ, दक्षिण की तरफ है, जुनूब की तरफ। ये दीवार आम नहीं है, यहां से धूप चलता है सर्दियों में। तो ये दीवार जज्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है पूरे दिन की गर्मी को, और फिर रात को अंदर देता है। ये दीवार अगर हम उस तरफ जाके देखें तो ये काला है। काले रंग से आपको पता होगा धूप को पकड़ता है। तो
ये दिन भर पकड़ता है, और जो बाहर शीशा है, डबल ग्लेजिंग, दुगना शीशा, वो फिर उस गर्मी को जाने नहीं देता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है वो काला दीवार जिसकी मैं बात कर रहा था। इस पहले खिड़की, अंदर की खिड़की के बाहर ये काला दीवार है जो धूप को पकड़ता है, और फिर बाहर और एक शीशा भी है, ये डबल ग्लेज्ड है। तो जो धूप आती है वो अंदर आके इस काले दीवार में जज्ब हो जाती है, और ये डबल ग्लास, दुगना शीशा, उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। तो फिर वो गर्मी सिर्फ अंदर जा सकती है, जिससे कि घर गर्म रहता है। सर, तो अभी आपने अंदर से एक्सप्लेन किया कि कैसे हीट को रिटेन किया जाता है दिन में। तो अभी हम इस वक्त जो सोलराइज बिल्डिंग के बाहर है, तो बाहर से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। जी जी जी, अभी आप यही मकान देख रहे हैं इधर से, तो ये साउथ है, दक्षिण। तो आप देख रहे हैं शीशा है, वो डबल ग्लेजिंग है, उसके पीछे वो काला दीवार है जो अंदर मैं दिखा रहा था। तो जब धूप सर्दियों में दक्षिण से आता है तो वो काले दीवार में जज्ब हो जाता है और रात को वो अंदर जाता है। मगर बहुत जरूरी बात यह है कि वो सिर्फ साउथ वॉल है जो ये करता है। बाकी जो दीवारें हैं इस तरफ, ये है वेस्ट के वॉल्स, और उस तरफ ईस्ट के, और फिर नॉर्थ के, ये सारे दीवारें बहुत ही इंसुलेटिंग है। एक्चुअली ये डबल वॉल है, दो दीवारें हैं, उसके बीच में इंसुलेशन है। वो इंसुलेशन आपका बुरेदा हो सकता है, वुल हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल जैसे ईपीएस, एक्सपीएस ऐसे होते हैं। तो सब जगह से इंसुलेटेड है, तीनों डायरेक्शन से, और छत बहुत इंसुलेटेड है, इसका फ्लोर भी इंसुलेटेड है। तो गर्मी ना नीचे जा सकता है, ना ऊपर, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर, सिर्फ दक्षिण से गर्मी आता है। तो एक थर्मस फ्लास्क की तरह गर्मी को रोके रखता है, और सिर्फ दक्षिण से सकता है। इस वजह से ये बिल्डिंग बिल्कुल गर्म रहता है। ये बिल्डिंग हमने कोशिश की है कि दिखे ऐसा जैसे लद्दाख का कोई बिल्डिंग हो। तो इसका जो आर्किटेक्चर है, आप देखेंगे लद्दाख के बिल्डिंग्स में जितना हो सके उनसे मिलता जुलता, ये कहीं लंदन का या दिल्ली का ना दिखे, लद्दाख का ही दिखे, और फिर लद्दाख में लोगों को आराम दे। सर, ये सोलराइज बिल्डिंग तो हर कोई बनाना चाहेगा कि कोई उनके घर से काला धुआं न निकले, बिना हीटिंग इक्विपमेंट करके सर्दियों में आराम रहे, लेकिन थोड़ा कॉस्ट फैक्टर ज्यादा रहता है। लेकिन आपका इस पे क्या कहना है? जी हाँ, कॉस्ट के अगर तरीके से देखें तो कोई भी अगर रिवायती घर देखें तो वो बहुत पतले होते हैं, उसके दीवारें 12 इंच के होते हैं, 1 फुट के। इसके दीवारें 2.5 फुट के हैं, और 2 दीवारें, तो एक तरह से आप 2 मकान बना रहे हैं, एक अंदर एक बाहर। शीशे 3 गुना हैं, तो इसलिए थोड़ा 20% तक ऊपर हो सकता है, ये आम किसी घर से 20% तक ऊपर हो सकता है। मगर फिर बहुत बड़ी बात यह है कि वो 20% तो आपको 2 साल में वापस आ जाएंगे, क्योंकि आप कुछ जला नहीं रहे। तो आपका जो सारा तेल का, लकड़ी का खर्चा है वो बच गया, तो वो 2 साल में ही वो 20% वापस आए। बल्कि 10 से 15 साल में पूरे बिल्डिंग का खर्चा जो हुआ वो वापस आ जाता है, क्योंकि जो दूसरा रिवायती बिल्डिंग है उसने जितना खर्चा किया वो तो किया, उसके बाद 10-15 साल में बिल्डिंग के बराबर का खर्चा उसका तेल और लकड़ी में चला जाता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी बिल्कुल वो तो एक तरह से बोनस है इस बिल्डिंग के ऊपर कि आपके लिए इकोनॉमिकली सस्ता है, इकोलॉजिकली साउंड है, तो फिर और क्या चाहेंगे आप। शुक्रिया सर, आपने बखूबी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से अगर सोलराइज बिल्डिंग बनाए तो उसका जो थोड़ा दुगना 20% ज्यादा होता है, लेकिन जो 2-3 साल में उसका कॉस्ट वापस आ जाता है। तो ये लोगों को समझना होगा कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए किस तरह से लोगों एक इंडिविजुअल की तरफ से भी एफर्ट करना पड़ेगा। तो सोनम वांगचुक सर है जिन्होंने 95 से शुरू किया था सोलराइज बिल्डिंग। पहले अपना सेगमोल का ऑफिस किया, उसके बाद ठारुक रेजिडेंशियल स्कूल जो चंगतंग में बहुत कोल्ड रहता है वहां किया। अभी हायल की संस्था है जो लद्दाखी लोगों को लद्दाखी तौर तरीके सिखा रहा है इस इंस्टीट्यूशन के। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और सभी दर्शकों को। कैमरामैन सोनम निंचन के साथ मुरुफ तांदिन हेल्थ इंस्टीट्यूट से।